अंकन एक परिचय पाठ 1 भाग 8 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं लेखांकन के आधारभूत शब्द। ये वे शब्द हैं जो बार बार हम प्रयोग करेंगे लेखांकन में, तो इन शब्दों को जानना अति आवश्यक है। जानते हैं इन शब्दों को। नंबर 1, व्यावसायिक व्यवहार या सौदा, ट्रांजैक्शंस। किसी वस्तु का आदान प्रदान, विनिमय अथवा क्रय विक्रय व्यावसायिक व्यवहार या सौदा कहलाता है। व्यावसायिक सौदा नकद या उधार हो सकता है। नकद व्यावसायिक सौदे में सौदा करते समय ही राशि का भुगतान तत्काल कर दिया जाता है, जबकि उधार व्यावसायिक सौदे में भुगतान भविष्य में किया जाता है। व्यावसायिक सौदे में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, व्यावसायिक सौदे वित्तीय प्रकृति के होते हैं। यह सौदे उचित प्रमाण के आधार पर लिखे जाते हैं, उचित प्रमाण पर आधारित होते हैं। यह सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जा सकते हैं, अर्थात इनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है। यह सौदे नकद या उधार हो सकते हैं। यह सौदे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन सौदों को वित्तीय पुस्तकों में लिखा जा सकता है। इनका लेखांकन संभव है। इन सौदों का प्रभाव व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आगम एवं व्ययों पर अवश्य पड़ता है। अब जानते हैं नंबर 2, पूंजी, कैपिटल। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय अथवा उसके पश्चात आवश्यकता अनुसार व्यवसाय में लाई गई नकद राशि, माल, संपत्ति पूंजी कहलाती है। इसे व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अर्थात व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय जो धन संपत्ति व्यवसाय में लगाई जाती है वह उसकी पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में, किसी निश्चित समय पर व्यवसाय की संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य पूंजी कहलाता है। पूंजी बराबर संपत्तियां माइनस दायित्व। अगर संपत्तियों में से दायित्व को घटा दिया जाए तो व्यवसाय की पूंजी ज्ञात हो जाती है। इस समीकरण के माध्यम से हम व्यवसाय की पूंजी ज्ञात कर सकते हैं। पूंजी का वर्गीकरण। अब जानते हैं पूंजी का वर्गीकरण। पूंजी के प्रकार। नंबर 1 है स्थायी पूंजी, फिक्स कैपिटल। स्थायी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए लगाई गई पूंजी स्थायी पूंजी कहलाती है। जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि को प्राप्त करने में लगाई गई पूंजी। नंबर 2, चल पूंजी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। चालू संपत्ति को प्राप्त करने में लगाई गई पूंजी चल पूंजी कहलाती है। जैसे स्कंद, अल्पकालीन प्रतिभूतियां आदि को प्राप्त करने में लगाई गई पूंजी। नंबर 3, कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। व्यापार की नियमित गतिविधियों के संचालन के लिए रखी गई पूंजी कार्यशील पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में, चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाता है। नंबर 3, आहरण। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय समय पर व्यवसाय से नकद राशि या वस्तुओं का निकाला जाना आहरण कहलाता है। आहरण से पूंजी में कमी आती है। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी अपने बच्चों की फीस के लिए दुकान से नकद राशि या बच्चों की ड्रेस के लिए दुकान से कपड़ा निकालता है, तो इस प्रकार से वह आहरण माना जा सकता है। नंबर 4, संपत्तियां, एसेट्स। व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु संपत्ति कहलाती है। जैसे कपड़े के व्यापारी द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए क्रय किया गया फर्नीचर, पंखा, कंप्यूटर, मोटर कार, तिजोरी, रोकड़ आदि को संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, स्थायी संपत्ति, फिक्स असेट्स। व्यवसाय में दीर्घकाल तक उपयोग के लिए खरीदी गई स्थायी संपत्तियां स्थायी संपत्ति कहलाती हैं।
यह संपत्तियां भविष्य में व्यवसाय को रोकड़ और लाभ प्राप्त कराने में सहायक होती हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि। ये संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। नंबर 2, चालू संपत्ति करंट असेट्स। व्यवसाय में अल्पकालीन प्रयोग के लिए खरीदी गई संपत्ति जिन्हें जल्द से जल्द रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, चालू संपत्ति कहलाती है, जैसे बैंक में रोकड़, अल्पकालीन विनियोग आदि। तरल संपत्ति लिक्विड एसेट्स। ऐसी चालू संपत्ति जिन्हें अल्पकाल में रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके, तरल संपत्ति कहलाती है। उसमें स्कंद और पूर्वदत्त व्यय को छोड़कर समस्त चालू संपत्ति सम्मिलित की जा सकती है। तरल संपत्ति बराबर चालू संपत्ति माइनस स्कंद प्लस पूर्वदत्त व्यय, यानी चालू संपत्ति में से स्कंद और पूर्वदत्त व्ययों को घटा दिया जाए तो तरल संपत्ति ज्ञात हो जाती है। नंबर 4 है मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्ति जिन्हें देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, इन्हें मूर्त संपत्तियां कहते हैं। इन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व होता है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, स्कंद, रोकड़ आदि। यानी जो संपत्तियां दिखाई देती हैं, जिन्हें छुआ और महसूस किया जा सकता है, मूर्त संपत्तियां या टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। अमूर्त संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी संपत्ति जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जिसे देखा या स्पर्श न किया जा सके, अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं, जिसमें ख्याति, एकस्व, पेटेंट, व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क आदि आते हैं। अवास्तविक संपत्तियां फिक्टिटियस एसेट्स। संपत्ति जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, किंतु तकनीकी आधार पर उन्हें संपत्ति माना जाता है, अवास्तविक संपत्ति कहलाती हैं, जैसे प्रारंभिक व्यय, अंशों व ऋण पत्रों पर को जारी करने पर दिया गया बट्टा, कमीशन, बड़े पैमाने पर किया गया विज्ञापन व्यय आदि। आकस्मिक संपत्ति के उदाहरण हैं क्षयशील संपत्तियां वेस्टिंग एसेट्स। ऐसी संपत्ति जिनका मूल्य उत्पादन के साथ कम हो जाता है, क्षयशील संपत्ति कहलाती हैं, जैसे कोयले की खान, तेल के कुएं आदि। नंबर 5 दायित्व लायबिलिटीज। वह राशि जो व्यवसाय के स्वामी के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों को दे हो या दी जानी हो, दायित्व कहलाती है, जैसे बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, लेनदार आदि। दायित्व को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 स्थायी दायित्व फिक्स लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के पश्चात अर्थात दीर्घकाल में किया जाना हो, स्थायी दायित्व कहलाते हैं, जैसे दीर्घकालीन ऋण आदि। नंबर 2 चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाना तय हुआ हो, चल दायित्व कहलाते हैं, जैसे बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र, अदत्त व्यय आदि। नंबर 3 संभाव्य दायित्व कंटीजेंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जो किसी घटना के घटित होने पर उत्पन्न हो, संभाव्य या आकस्मिक दायित्व कहलाते हैं। इनका होना या न होना भविष्य की घटना पर निर्भर करता है। नंबर 6 आगम रेवेन्यू। व्यवसाय में वस्तु के विक्रय या उपभोक्ता को प्रदान की गई सेवाओं अथवा व्यापारिक मदों जैसे किराया, कमीशन, ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त राशि आगम रेवेन्यू कहलाती है। इसमें संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि सम्मिलित नहीं होती है। व्यय एक्सपेंडिचर। नंबर 7 व्यवसाय आगम प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगाई गई लागत व्यय कहलाती है। सामान्यतः व्यय आय एक लेखांकन अवधि में प्रयोग की गई सेवाओं अथवा उपयोग की गई संपत्तियों के रूप में किया जाता है, जैसे बेचे गए माल की लागत, वेतन, मजदूरी, कमीशन आदि का भुगतान, हास का आयोजन आदि। व्ययों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी स्थायी संपत्ति के क्रय मूल्य तथा कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए किए गए व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर
आदि के क्रय पर किया गया व्यय पूंजीगत व्ययों का लाभ संस्था को दीर्घकाल तक मिलता है। नंबर 2, आगम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे व्यय जिनका संस्था को लाभ केवल चालू वर्ष में ही मिलता है आगम व्यय कहलाते हैं, जैसे किराया, वेतन आदि। आगम व्यय से संपत्ति की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 3, स्थगित आयगत व्यय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस प्रकार के व्यय से लाभ संस्था को चालू वर्ष में ही नहीं आगामी वर्षों में भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यय स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। ऐसे व्ययों की राशि लाभ हानि खाते में एक वर्ष में नहीं बल्कि आगामी कई वर्षों में अपलिखित की जाती है। इस प्रकार के व्ययों के उदाहरण जैसे विज्ञापन पर किया गया अधिक व्यय, संपत्ति के विक्रय पर हानि और प्रारंभिक व्यय इत्यादि हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जाने हैं लेखांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।